इलियास जीएम हॉकी प्लेयर्स इनकी जिंदगी में 2014 को ऐसा हादसा दरपेश आ जाता है जिसमें इनकी एक टांग टूट जाती है। घर की कफालत को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने लोडिंग रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। शेखपुरा रोड पे जा रहा था मोटर बाइक पे, दो लड़के सामने से व्हीलिंग करते रहे और उनसे ब्रेक नहीं लगी, वो सामने हिट किया उन्होंने, मेरे फ्रैक्चर हो गए। इंडिया के साथ भी जीते हम, दिल्ली में जाके 1984 में हम जाके दिल्ली में जाके जीते। वो परफॉर्मेंस तो नहीं होती इंसान की जैसे कुक परफॉर्मेंस होती थी टांग टूटने से पहले। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ, मुझे अल्लाह अपनी जनाब से रोटी दे रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे कोई इस तरह की कोई और लाइन दे दी तो मैं लाइन अपनी हो सकता है चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं बैठ के काम कर लूँ, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इलियास जीएम हॉकी प्लेयर से जो सारी ज़िंदगी हॉकी खेलते अपनी गुजार देते हैं। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और लातादाद मेडल्स सर्टिफिकेट्स पाकिस्तान में लेकर आते हैं। इनकी ज़िंदगी में 2014 को ऐसा हादसा दरपेश आ जाता है जिसमें इनकी एक टांग टूट जाती है, जिसकी वजह से ये हॉकी को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन घर की कफालत भी ज़रूरी थी। घर की कफालत को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने लोडिंग रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। आइए इनसे जानते हैं कि ये मामला किस तरह से शुरू हुआ, क्या मामला हुआ ये इस हादसे का। ये बेटे ऐसे हुआ था कि मैं शेखपुरा रोड पे जा रहा था मोटर बाइक पे, दो लड़के सामने से व्हीलिंग करते रहे और उनसे ब्रेक नहीं लगी, वो सामने हिट किया उन्होंने, मेरे फ्रैक्चर हो गए। और फिर अभी तक मेरे 2-3 ऑपरेट भी हो चुके हैं, मगर मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। मैं अपने घर के फाइल चलाने के लिए फिर मुझे ये वाला काम 6 महीने के बाद डॉक्टर रिजवान साहब से मशवरा करने के बाद कि टांग के ऊपर टांग लगवा लो, तो फिर ये मैं अभी यही काम कर रहा हूँ। इलियास साहब ये बताइएगा कि टांग फ्रैक्चर हुई थी कि क्या मामला हुआ था। बेटे जब उन्होंने हिट किया था ना मुझे लड़कों ने, वो व्हीलिंग करते हुए 3 लड़के थे, तो जब हिट किया था मेरी टांग उसी को टूट गई थी, मैं बेहोश हो गया था वहाँ पे। और मेरी इधर से टांग कट भी गई थी, दूसरी टांग मेरी कट भी गई। तो फिर मुझे जो सड़क पे शॉप्स वाले होते हैं उन्होंने उठाया, फिर मुझसे पूछा भाई आप कहाँ पे होते हो। फिर मैंने उनको बताया, तो फिर मेरे दोस्त आ गए थे, मुझे गाड़ी में डाल के फिर गुरकी हॉस्पिटल ले गए थे। उन्होंने ऑपरेट किया। जब उन्होंने ऑपरेट किया तो डॉक्टरों ने तो ऑपरेट सही किया, मगर जो मटेरियल अंदर डाला था वो ठीक नहीं था, वो ऊपर से निकल था, अंदर से लोया था, जिसकी वजह से मुझे पस पड़ जाती थी। फिर वो निकलवाए, फिर अगला ऑपरेशन करवाया, फिर इस तरह डॉक्टर रिजवान साहब के पास मैं चला गया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा था घबराने की जरूरत नहीं है, आप ना इलियास टांग के ऊपर टांग लगवा लो, अपनी ज़िंदगी की रूटीन जो आप थोड़ी बहुत कर सकते हो करो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआओं से, अपने घर वालों की दुआओं से, मेरी मिसेज़ ने मेरा बड़ा साथ दिया इस मामले में, तो मेरी बड़ी ख्याल किया उन्होंने। तो मैं आज अल्लाह की मेहरबानी से अपने घर का सर्किट चलाने के लिए ना, तो मुझे ये रिस्क कराना पड़ता, क्योंकि मैंने जॉब तो की नहीं, मैंने किसी डिपार्टमेंट में गया नहीं। उन दिनों में मेरी, जब मैं हॉकी खेला था उन दिनों मेरी शॉपिंग बैग की मशीनें चल रही थी, आप पीछे जाके देख सकते हैं, अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि किन किन ममालिक में जाकर आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। बेटे ऐसा है कि मैंने तो बहुत दफ़ा शारजा, दुबई, अबू धाबी, एलन, मस्कत, ओमान, इंडिया, ये सारे छोटे छोटे जो मुल्क थे, यहाँ पे बाबा सैफी के साथ मैं जाता था और मैं अपने मुल्क का फ्लैग को ऊपर ही करता था, अपने किरदार से, अपनी स्पोर्ट से, अपने हर किस्म के जो भी क्योंकि सफ़ीर के तौर पे एक बंदा जाता है, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना मेरे लिए बायस फ़ख्र है। इलियास साहब ये बताइएगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई उस्ताद होता है, आपने अपनी ज़िंदगी में किनको अपना उस्ताद माना आपकी फील्ड से रिलेटेड। बेटे मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बाबा सैफी यानी हॉकी के 1947 में जब पाकिस्तान बना था, सबसे पहले हॉकी के कैंप कमांडर ही वो थे। अब आप हिसाब लगा लें, जो 47 में एक बंदा कैंप कमांडर था, उसके बाद पाकिस्तान ने कितने एजाज़त लिए हैं। इंडिया के साथ भी जीते हम, दिल्ली में जाकर 1984 में हम जाकर दिल्ली में जाकर जीते। तो ये पीछे बैक पे कौन होता है? बैक पे भी तो कोई होता है ना, जो बड़ों में एक कप्तान और कोच नहीं होता सब कुछ, उनको चलाने वाला, कोच को खिलाने वाला, कप्तान को चलाने वाला कौन होता है? तो वो मेरे हिसाब से बाबा सैफी जब जाते थे, वो कप्तान को तो कहते ही कहते थे, कोच को भी कहते, बेटे इसकी स्ट्रेटजी ये रखना। मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। रेहान भट्ट जब ये इंग्लैंड गया खेलने के लिए, तो इसको टीम में नहीं डाल रहे थे। बाबा सैफी इधर पाकिस्तान में बैठे हुए थे, 187 में बैठे हुए थे, तो मैच हम टीवी पे देख रहे थे, तो रेहान भट्ट को नहीं टीम में डाला जा रहा था। उस वक्त कोच थे ताहिर जमान, तो मैनेजर थे कर्नल ज़फ़र अली ख़ान ज़फ़री जो आर्मी के हैं। तो
बाबा सैफ़ी ने मुझे कहा फ़ोन करो उनको ज़फ़री को फ़ोन करो। मैंने फ़ोन कर दिया। कहते ज़फ़री तू रेहान भट्ट को क्यों नहीं डाल रहा? तो उन्होंने कहा जी वो ताहिर ज़मान को कहता हूँ वो नहीं डाल रहा, वो अपने बंदे डाल रहा है। इस तरह जब मेरिट को आप नहीं ना देखोगे, उन्होंने कहा इस्तीफ़ा लिख और वापस आ जा, इस्तीफ़ा लिख और वापस आ जा। जब उन्होंने ऐसी बात की उससे ताहिर ज़मान से, कहता जी मैं डाल देता हूँ सर, मैं डाल दूँगा, अगले मैच में ये होगा। अगला मैच इंडिया के साथ था। जब इंडिया के साथ मैच हुआ तो रेहान भट्ट ने 3 गोल किए। अब इस बात का रेहान भट्ट को भी नहीं पता कि मुझे खिलाने में किसने पीछे किरदार अदा किया, पीछे बैक पे कौन बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो एक आंख देख रही होती है कि कौन सा प्लेयर डिजर्विंग पीपल है, कौन सा प्लेयर डिजर्व कर रहा है। जब आप डिजर्विंग को आप नहीं उससे काम लोगे तो फिर यही रिजल्ट होना जो आज रिजल्ट है। अच्छा ये बताइएगा कि लोडिंग रिक्शा चलाने का कैसे ख्याल आया कि मुझे यही काम थोड़ा सा आसान लगता है, यही मैं करूं? हाँ, ये इसलिए मुझे आसान लगता है। मेरे एक दोस्त थे एक कंपनी में, वो अपने ना बिल्टियाँ करवाते थे। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा लियाज़ भाई आप कुछ और ना करो, आप ना हमारा ही माल बुक करवा दिया करो, बिल्टियाँ करवा के हमें दे दिया करो, अपना खर्चा ले लिया करो। तो वो मैं करने लग पड़ा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा गुजारा होता रहा। मगर अब आके इतनी महंगाई हो गई है कि अब थोड़ी सी परेशानी आ रही है, बिल भी इतने बढ़ गए हैं, गैस भी इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, घर के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मिर्चों से रोटी दे दे मगर किसी के हाथ न फैलाने दे। बड़ी बात कर दिया। अच्छा लियाज़ साहब मुझे ये बताइएगा कि ये लोडिंग रिक्शा आप कितने वक्त के लिए चलाते हैं और कितना कमा लेते हैं आप? बेटे आजकल तो मैं चला रहा हूँ इसको, पिछले टाइम चला जाता हूँ असर के बाद, तो रात 8, 9, 10 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्किट मेरा चल रहा है, मगर थोड़ा सा मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि अगर महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर बेहतर हो जाएगा। मगर लियाज़ साहब आप एक ऐसे हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, ऐसे हॉकी के कोच रह चुके हैं कि इंडिया के चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुनहरे अल्फाज में आपका जिक्र किया है। क्या मामला था वो जो आपका जिक्र? जी बेटे, हमारे सैफी साहब ने हमें इस तरह की ग्रूमिंग की हुई हमारी कि हम हॉकी के साथ साथ उनको कुछ सिखा के भी आते थे। वो हमसे इंस्पायर भी बहुत होते थे। 2007 में बेटे हमारा आखिरी टूर था इंडिया का, जब बेनजीर मर्डर होती है ना तो हम वहीं पे थे। तो हमारा उसका पहला टूर था उमर भुट्टे का, अभी छोटी सी उम्र का ये बच्चा था, मगर सैफी साहब ने इसको ऐसा ग्रूम किया कि आप देख लें आज भी ये पाकिस्तान टीम का कैप्टन है। मगर टीम की जो होती है ना जीत, वो पूरे तमाम प्लेयरों से होती है, खाली एक प्लेयर से नहीं होती। स्टार तो एक आध होता है, मगर परफॉर्मेंस जो होती है पूरे 11 के 11 प्लेयर जब मिल के लड़ते हैं ना, जज्बे से लड़ते हैं, तो फिर जीत आती है। तो क्या सोचते हैं आगे मज़ीद लोडिंग रिक्शा ही चलाएंगे या फिर मज़ीद कुछ और करना चाहेंगे आप? बेटे ऐसा है कि जब तक कोई अल्टरनेट नहीं मिलता तो फिर तो मैं बेटा यही चलाऊँगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई इस तरह की कोई और लाइन दे दी तो मैं लाइन अपनी हो सकता है चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं बैठ के काम कर लूँ, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है। आर्मी चीफ साहब जो उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके पास भी एक ऐसा हीरा हॉकी का है जो इस पाकिस्तान की हॉकी को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो मेरा जब ये प्लान पढ़ेंगे तो फिर मैं उनका नाम उस प्लान में मैं दे दूँगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारी हॉकी ऊपर जाएगी। बड़ी बात कर दी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इलियास जीएम साहब मौजूद है जिन्होंने सारी ज़िंदगी हॉकी खेली, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, और आज इनके हौसले की दाद देने को हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना कुछ इनकी ज़िंदगी में हो गया और टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद हॉकी जैसा जो शौक़ था, जो पैशन था इनके अंदर, वो भी अगर खेल की बात की जाए तो वो भी इनकी ज़िंदगी से चला गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी और अपनी मेहनत के बलबूते पर काम करने को तरजीह दी और लोडिंग रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और लाखों रुपया कमाते थे, एक वक्त था, और आज ये चंद हज़ार रुपये से घर की कफ़ालत कर रहे हैं। आज इन पर मुश्किल वक्त है तो हमें इनका साथ देना चाहिए, जैसे इन्होंने चंद साल पहले मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।